दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आप हम सब परेशान हैं कि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद से एक बहुत बड़ा उठाव चल रहा है, जिसमें विद्यार्थियों ने और दूसरे लोगों ने जगह-जगह हमला करना चालू किया है। ये बात तब हुई जब शेख हसीना को ने बांग्लादेश छोड़ा और उन्होंने आकर भारत में रहने का अपना मंतव्य जाहिर किया, जिसको भारत सरकार ने थोड़े दिन के लिए तो स्वीकार किया है। अब ये उठाव क्या था? बांग्लादेश वैसे तो 1971 में आज़ाद हुआ था पाकिस्तान के चंगुल से, और बांग्लादेश को बनाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि मुक्ति बाहिनी जो बांग्लादेश की फौज थी, उसको मदद करने के लिए भारत ने बहुत बड़े प्रयत्न किए, जिसके कारण बांग्लादेश पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त हो सका। अब इसके बाद वहाँ तो कई बार सरकारें बदली, बीच में आर्मी का भी रोल आया, और वहाँ 2 मुख्य पार्टियाँ, बांग्लादेश नेशनल पार्टी और अवामी लीग, ये वहाँ की 2 मुख्य पार्टियाँ हैं। और पिछले 15 साल से अवामी लीग की शेख हसीना सत्ता पर हैं, और भले ही वहाँ लोकतंत्र का नाम है, देश का नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, पर वहाँ एक प्रकार से हसीना ने अपनी तानाशाही मजबूत की और विरोधियों को पूरा दबाया। तो अभी क्या हुआ, ये घटना इस प्रकार से सामने आई कि वहाँ जो विद्यार्थी इस बात पे आंदोलन कर रहे थे कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया, उनके बच्चों के लिए वहाँ 30% का आरक्षण था। अब बांग्लादेश को आज़ाद हुए भी 50 साल से ऊपर हो गए, और अभी तक ये आरक्षण बना हुआ है। ये एक जरिया था शायद अवामी लीग के लोगों को मदद करने का, जो शेख हसीना ने चालू रखा बिना विरोधियों की बात सुनते हुए। और उन्होंने इसी के साथ-साथ जो अपनी तानाशाही, वैसे तो फॉर्मली लोकतंत्र है, पर उन्होंने एक अपनी तानाशाही मजबूत की, जिसके चलते विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी अध्यक्षा खालिदा जिया हैं, उनको नज़रबंद करके रखा हुआ था। तो ये इस बात का इंगित करता है कि वहाँ के जो आम लोगों की भावना है, वो किस प्रकार से दबाकर रखी गई थी। यहाँ एक बात और भी जोड़ दूँ, शेख हसीना के 2 पहलू हैं। ये प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने एक तरफ अपनी सत्ता बहुत मजबूती से रखी, और साथ ही साथ इन्होंने जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको सही जगह देने के लिए भी बराबर का काम किया। यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य के जो 2 पहलू होते हैं, एक लोकतंत्र और एक धर्मनिरपेक्षता, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता यानी बहुल्यवाद, वहाँ के अल्पसंख्यकों को सहजता से रहने देने का उन्होंने बराबर इंतज़ाम किया था। तो बहुत सारे अल्पसंख्यक शेख हसीना को मानने वाले हैं, अवामी लीग को मानने वाले हैं, इसलिए कि शेख हसीना के राज में उनको रहने की काफ़ी आज़ादी और काफ़ी प्रकार की स्वतंत्रताएँ थी। पर दूसरी तरफ उन्होंने एकदम भयंकर तानाशाही लाई, और उसमें विपक्ष की आवाज़ को पूरा-पूरा दबा दिया। अब इसके बाद जब अभी उठाव हुआ, उसमें विद्यार्थी सबसे सामने थे, और उस उठाव के कारण कई अल्पसंख्यकों पे हमले हुए। वहाँ की जो एक संस्था है अल्पसंख्यकों की, हिंदू, बुद्ध, क्रिश्चियन, इनको मिला के एक जो संगठन बना हुआ है, उन्होंने बताया कि 5 दिनों में, पहले 5 दिन तक ये चलता रहा, यानी 10 अगस्त तक चलता रहा। उसमें करीब 49 शहरों में 502 हमले हुए। इन हमलों में करीब 2 हिंदू मारे गए, और कई बाकी हिंदुओं को चोटें वगैरह आई। ये उन्होंने ऑफिशियली घोषित किया, और उसी के साथ-साथ वहाँ उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन भी निकाला। इस प्रदर्शन में उन्होंने सरकार से माँग रखी कि हमें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। अब एक तरफ ये बात चल रही है, दूसरी तरफ विद्यार्थियों ने वहाँ जो मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जो पहले प्रोफ़ेसर भी थे, जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाज़ा गया है, वो पेरिस में थे, और विद्यार्थियों ने उनसे आग्रह किया कि वो आकर अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में काम करें। मोहम्मद यूनुस ने उनकी ये बात को स्वीकार किया, आर्मी ने भी स्वीकार किया, क्योंकि आर्मी भी एक वहाँ ताकत है, विद्यार्थी एक ताकत है, और विद्यार्थियों के बीच में कौन-सी राजनीति है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। पर
मिलिट्री और भी मान गई और विद्यार्थियों ने प्रोफेसर यूनुस को बुलाया। प्रोफेसर यूनुस ने आते से पहली बात जो कही, उन्होंने लोगों को अपील किया कि अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपील की कि आपने देश को बचाया है तो कुछ परिवारों को क्यों नहीं बचा सकते हम। कुछ ये अल्पसंख्यकों के परिवारों को बचाना हमारा काम है। शेख यूनुस ने ये एक बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत संदेश भेजा। पहला संदेश ये भेजा, उसके बाद वो ढाकेश्वरी मंदिर, अब आपको बता दूं, ढाका का नाम ढाकेश्वरी मंदिर से पड़ा है। ये वहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। ढाकेश्वरी मंदिर में डॉक्टर यूनुस गए और वहाँ उन्होंने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि, खासकर हिंदू अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि से बात भी की और उन्हें एक रिएश्योरेंस दिया, उन्हें एक सांत्वना दी कि आपके खिलाफ हमले रोकने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अभी आज की तो खबर है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी फोन किया कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाए। तो एक तरफ से वहाँ के जो अभी अंतरिम सरकार के मुखिया हैं शेख यूनुस, वो पूरी तौर से अल्पसंख्यक, खास तौर से हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए सामने आए हैं और उन्होंने अपना बयान भी उसी प्रकार से दिया है। दूसरी ओर से यहाँ भारत में बांग्लादेश के बारे में जो खबरें आ रही हैं वो काफी डिस्टॉर्टेड हैं। काफी उनको तोड़ मरोड़ के ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं और लोगों को भड़काने के लिए जो सांप्रदायिक तत्व हैं वो इस प्रकार की बातों को उछाल के ले रहे हैं, सेलेक्टिवली ले रहे हैं, वहाँ के वीडियोस को गलत बता रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। जैसे कंगना रनौत ने कहा कि रामायण महाभारत में भी शांति के लिए युद्ध किया गया था, तो हमें भी युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। अपनी तलवारें म्यान से निकालिए और रोज 10 से 15 मिनट आप उसका अभ्यास कीजिए। ये एक प्रकार था। ऐसे दूसरे बहुत सारे नफरत के बयान यहाँ आए। वास्तविकता क्या है? दो मैं आपको उदाहरण दूंगा, दो वीडियोस के। एक वीडियो में बताया गया है कि वहाँ जो हिंदू क्रिकेटर है लिपन दास, एक वीडियो फैलाया गया कि घर में आग लग रही है और ये कह रहे हैं कि हिंदू क्रिकेटर लिपन दास के घर को ये आग लगाई जा रही है। पर वास्तव में फैक्ट चेक में निकला कि वो घर लिपन दास का नहीं था, वो एक मुस्लिम क्रिकेटर का था जो अवामी लीग में 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका है। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, यहाँ प्रचार किया गया कि चित्तागोंग में एक मंदिर को आग लगाई गई। फिर से फैक्ट चेक पर पता चला कि वो आग मंदिर में नहीं थी, मंदिर के पास में अवामी लीग का ऑफिस है, उसमें वो आग लगाई गई थी। तो ये मैं केवल 2 उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पे फैलाकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने की एक कोशिश की गई। वास्तविकता तो ये है, वहाँ के एक डेली स्टार के महफूज अनम, डेली स्टार एक वहाँ का प्रतिष्ठित अखबार है, उसके महफूज आलम ने करण थापर को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि इस प्रकार के जो डिस्टॉर्टेड बदल के जो वीडियोस फैलाए जा रहे हैं वो एक नफरत फैलाने के लिए है। उन्होंने भी कहा, उन्होंने बताया कि फैक्ट चेक करके तो आप सच्चाई जान सकते हैं, पर फैक्ट चेक कोई करता नहीं है और वो इसको देखकर अपनी राय बना लेते हैं। और उन्होंने दूसरे एक वहाँ के बड़े व्यक्ति ने क्विंट को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का राइट विंग और भारत का राइट विंग ये एक दूसरे को मजबूत करते हैं। उनके कहने का क्या तात्पर्य था कि बांग्लादेश में जो राइट विंग है उसकी कुछ गतिविधियां हैं जिसके कारण भारत का राइट विंग उसका फायदा लेता है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है। तो ये 2 चीजों के आधार पे कहा जा सकता है कि हिंदू उतने असुरक्षित नहीं है। तीसरी बात आपको बता दूं कि ये महफूज अनम, उन्होंने एक और बात बताई कि वहाँ जमाते इस्लामी, ये एक सांप्रदायिक संगठन है वैसे तो, और इसने सांप्रदायिकता में काम भी किया है, पर अभी उन्होंने ऐसे स्क्वाड बनाए, ऐसे दस्ते बनाए जो जाकर हिंदू मंदिरों की रक्षा करें।
ऐसे ही वहाँ के विद्यार्थियों ने भी दस्ते बनाए हिंदू मंदिरों की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए। तो मुझे लगता है बांग्लादेश का भविष्य आगे क्या होगा, ये तो कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ये तो चुने हुए नेता नहीं है। उनकी इज्जत है क्योंकि वो बांग्लादेश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इसके लिए उनकी इज्जत है। और अभी जिस प्रकार की बातें उन्होंने कही, वो अल्पसंख्यकों के लिए तो काफी रीअश्योरिंग है, काफी सांत्वना देने वाली है। और इसके बाद जब चुनाव होंगे, अभी विद्यार्थी वहां बात कर रहे हैं कि वो एक तीसरी पार्टी बनाएंगे, अवामी लीग और बीएनपी को छोड़कर, क्योंकि अब इनकी क्या विचारधारा है, इनके पीछे कौन लोग हैं, ये पता करने की जरूरत है। इसमें एक और एंगल भी है। सीआईए जो अमेरिका का गुप्तचर संगठन है, वो भी पूरे दूसरे देशों में दखलंदाजी करते हैं। और शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश के उठाव के पीछे सीआईए का हाथ है। और क्योंकि अमेरिका चाह रहा था कि बांग्लादेश सेंट मार्टिन आइलैंड, जो बांग्लादेश के कोस्ट के करीब है, वो अमेरिका को दे दे, ताकि अमेरिका अपने सैनिक अड्डे वहां बना सके। अब इसकी सच्चाई जानना तो मुश्किल है, इसके लिए और वक्त लगेगा। इसमें सीआईए का कितना रोल है, और विद्यार्थियों का जो असंतोष था, बाकी लोगों का तानाशाही में जो असंतोष है, वो फूट कर निकला है। और एक हमारे लिए जो खास बात है कि वहाँ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए काफ़ी सीरियसली बात की जा रही है, काफ़ी महत्व से बात की जा रही है। वहाँ जो जमात इस्लामी के लोग हैं, वो हिंदू मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं, विद्यार्थियों के दस्ते हिंदू मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं। और अभी वहाँ हिंसा का माहौल 5 दिन के बाद समाप्त हो गया। और उसमें मैंने जैसे बताया कि वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय ने एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला। वो ये बताता है कि वहाँ अभी लोकतंत्र के लिए कुछ जगह हो रही है, अल्पसंख्यकों की भी बातों को सुना जा रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि बांग्लादेश इससे उभर कर एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के ऊपर में आए, और उससे हमारे यहाँ भी एक अच्छा माहौल खड़ा होगा, और एक दूसरे की हम मदद करें। जैसे सार्क का एक्सपेरिमेंट था, उसकी तरफ वापस जाने की कोशिश करें, ताकि पड़ोसियों में जब भाईचारा दोस्ताना रहता है, तो उससे उसका लाभ दोनों को होता है। धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करके फॉरवर्ड कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।